ये नंबर्स आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये कोई सिंपल नंबर्स नहीं है, लेकिन ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक ब्रूटल रियलिटी के बारे में बताता है। डीयू के सीसास फेज 1 में इतने सारे स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, लेकिन आगे के फेजेस तक बस इतने ही स्टूडेंट्स पहुंच पाते हैं। कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ये 13 मिस्टेक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से आगे चल के उनका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। छोटा मोटा नंबर नहीं है, 50,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। इस वीडियो में मैं सारी उन मिस्टेक्स के बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि जैसे ही आपका सीयूटी एग्जाम खत्म होगा, डीयू का फॉर्म रिलीज कर दिया जाएगा। तो मेरे आप व्यूअर हैं, तो इनमें से एक भी मिस्टेक आपको रिपीट नहीं करनी है। वार्निंग दे रहा हूं, 13 मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा, इनमें से एक भी मिस्टेक डीयू काउंसलिंग में रिपीट मत कर देना, वरना बहुत दिक्कतें आ जाएंगी। सबसे पहली बात बच्चों, जब दिल्ली यूनिवर्सिटी का सीसास फेज 1 फॉर्म रिलीज होगा, जिसमें आपको उनका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा, वहां पर आपसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वो लोग मांग रहे होंगे, जैसे आप सभी की 10th एंड 12th की मार्कशीट, इसी के साथ साथ कोई एक आइडेंटिटी कार्ड जैसे आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड या और कोई डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको अपना कैटेगरी डॉक्यूमेंट देना होगा। अगर आप कोई कोटा लगाने वाले हैं तो कोटा डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। सो जो डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर रहे होंगे, उनमें एक चीज आपको मेक श्योर करनी है कि इन डिटेल्स में कोई भी डिस्क्रिपेंसी या फिर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। बस ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है कि जो भी डॉक्यूमेंट आप सबमिट करें, उसमें खासकर आपका नेम बिल्कुल सही होना चाहिए, नेम की स्पेलिंग, सरनेम सब ठीक हो। इसी के साथ साथ आपके पेरेंट्स के नेम में भी कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, सब कुछ एकदम ठीक होना चाहिए। और फिर उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल ठीक होना चाहिए। बस ये 3 चीजें मेक श्योर करना, अगर ये ठीक है तो आगे दिक्कतें नहीं आएंगी। इनमें कोई इशू मिल गया तो आगे रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। कई बच्चे बोलेंगे कि भैया मेरे एड्रेस के डॉक्यूमेंट्स में अलग अलग है। भैया एड्रेस चेक नहीं किया जाता है, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है, ठीक है। नाउ सेकंड, सिलेक्टिंग रॉन्ग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सीयूटी फॉर्म भरते समय ढंग से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सिलेक्ट नहीं किए थे। कई ऐसे स्टूडेंट्स निकल के आए जिन्होंने एक लैंग्वेज या 2 डोमेन्स ले लिया, डीयू के लिए एलिजिबल नहीं है। 2 लैंग्वेज या एक डोमेन ले लिया तो भी डीयू के लिए एलिजिबल नहीं है, या फिर 3 डोमेन्स ले लिए, कोई लैंग्वेज या जीएटी नहीं लिया तो भी डीयू के लिए एलिजिबल नहीं है। तो अगर आपने रॉन्ग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चुने होंगे तो आगे रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा। तो बेटर होगा एक बार आप सभी जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, उसका स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लेना बिफोर रजिस्टरिंग इन देयर काउंसलिंग पोर्टल। आगे बच्चों मैं आप सभी को और इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा, लेकिन क्या आप सभी को पता है कि आगे ऐसी कौन सी फील्ड निकल के आ रही है जिसमें जॉब मार्केट में बूम आ रही है, जिसकी डिमांड बढ़ती जा रही है? यह है साइकोलॉजी फील्ड, और इंडिया का मोस्ट फ्यूचर रेडी साइकोलॉजी प्रोग्राम है बीएससी ऑनर्स साइकोलॉजी एट ऋषि हुडी यूनिवर्सिटी। आप इसकी ऑथेंटिसिटी ऐसे समझिए कि सीयूटी की 2024 के साइकोलॉजी टॉपर दिव्या भट्ट और 2025 की टॉपर दिबुश्री ने ऋषि हुडी यूनिवर्सिटी को चूज किया फॉर साइकोलॉजी। इसी के साथ साथ सायंती इनकी एक स्टूडेंट है जिनका रिसर्च प्रपोजल शॉर्टलिस्ट किया गया बाय हरियाणा गवर्नमेंट, और वहां से उन्हें ग्रांट मिला ऑफ 2 लाख रुपीज। यहां के स्टूडेंट्स अपने रिसर्च पेपर्स भी प्रेजेंट कर रहे हैं इटली और यूएसए में, जो ट्रेडिशनल कॉलेजेस के यूजी प्रोग्राम्स में तो बहुत रेयरली हमें देखने को मिलता है। इवन यहां के स्टूडेंट्स करोड़ों के स्टार्टअप्स रन कर रहे हैं, लाइक हस्तकला। ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाई हैं बिकॉज ऑफ द फीचर्स दे आर प्रोवाइडिंग। 1 लाख रुपीज तक का रिसर्च ग्रांट फॉर एवरी स्टूडेंट, मैकबुक का एक्सेस फ्रॉम डे 1, ग्लोबल स्टडी ट्रैक्स यहां पे कंडक्ट कराए जाते हैं इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज में, जिससे स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल सके। मेजर और साथ ही साथ माइनर कोर्सेज परस्यू करने का मौका मिलता है इन ऑप्शंस लाइक टेक्नोलॉजी, डिजाइन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड पब्लिक पॉलिसी। करियर पाथवेज इतनी सारी फील्ड्स में बच्चों आपको देखने को मिलते हैं जहां आगे आपको जॉब्स मिल सकती हैं। यहां पर इनका अपना वेंचर स्टूडियो भी है जिससे आपको एक्सेस मिल सकता है इनके $5 मिलियन मेकर फंड का, और हार्वर्ड मेडिकल स्कूल फैकल्टीज भी यहां पर आती हैं और एसोसिएटेड है इनके प्रोग्राम से, लाइक डॉक्टर सारा। यहां पर आपको एडमिशन मिलता है थ्रू देयर ओन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, दैट इज आरसेट। ओनली 60 सीट्स ही बची हैं, ज्यादा देर मत करो, अभी रजिस्टर करो, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ना। बच्चों मैं आप सभी को और ऐसे इंपॉर्टेंट रीजंस के बारे में बता देता हूं जिनसे आपका रिजेक्शन करा जाएगा, लेकिन एक बहुत बड़ी गुड न्यूज भी आप सभी के लिए है। एक ऐसा पॉइंट भी निकल के आया है जिसके बेसिस पर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अब रिजेक्शन करना बंद कर दिया है ना। कई बार ऐसे स्टूडेंट्स निकल के आते हैं जिन्हें अपने कैटेगरी डॉक्यूमेंट्स के बारे में कंप्लीट डिटेल्स नहीं पता होती, जैसे ओबीसी कैटेगरी स्टूडेंट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशूड सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा, लेकिन कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपना वो ओबीसी सर्टिफिकेट सबमिट कर देते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इशूड होता है। वो वाला डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं करा जाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी पोर्टल पे, क्योंकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इशूड ही आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए बोला जाता है कि आप सभी को 31 मार्च 2026 के बाद का ही इशूड सीसास फेज 1 में सबमिट करना पड़ेगा, लेकिन कई बार स्टूडेंट्स उससे पहली डेट के द्वारा इशूड जो सर्टिफिकेट होता है वो सबमिट कर देते हैं। तो
तो ये सारे रॉन्ग कैटेगरी डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं, जिस वजह से पहले रिजेक्शन करा जाता था, लेकिन अब दिल्ली यूनिवर्सिटी इसके बेसिस पर रिजेक्शन नहीं करती है। एंड दिस इज अ ग्रेट न्यूज फॉर यू। अगर आपके कैटेगरी डॉक्यूमेंट में कोई इशू निकल के आता है तो आगे चल के आपको रिजर्वेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको एक कैटेगरी स्टूडेंट की बजाय जनरल कैटेगरी स्टूडेंट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। सो इट्स अ ग्रेट इंफॉर्मेशन फॉर यू। नाउ आगे इंपॉर्टेंट रीजन सब जान लीजिए जिनसे एक्चुअली आपका रिजेक्शन करा जाएगा। देखो बच्चों, फेज 1 भरने के लिए एक पर्टिकुलर टाइमिंग रहेगा कि सिर्फ 2 हफ्ते आपके पास है, फेज 1 इतने टाइम तक आपको भरना पड़ेगा। नाउ अगर आपने टाइमली नहीं भरा तो रिजेक्शन आपका हो जाएगा। फेज 1 अगर आपने भर दिया लेकिन फेज 2 की डेडलाइन अगर आपने मिस कर दी तो आपका रिजेक्शन हो जाएगा। आगे फेज 3 के अंदर भी बहुत सारे काम आपको करने पड़ते हैं, जैसे एक्सेप्ट करना, फी पेमेंट करना, ये सब की भी डेडलाइंस अगर आपने मिस कर दी तो आपका काउंसलिंग पोर्टल से रिजेक्शन कंफर्म्ड है। सो डेडलाइंस को आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। आगे चल के बच्चों, दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको एक पर्टिकुलर कॉलेज अलॉट करेगी ना। आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स फेज 1 में सबमिट करे होंगे तो वो वाला कॉलेज आपके उन डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरह वेरीफाई कर रहा होगा। अगर वेरिफिकेशन के दौरान कोई इशू देखने को मिलेगा तो यूनिवर्सिटीज या फिर वो कॉलेजेस आपको पर्सनली मेल करके बोलेंगे कि भैया आपके इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में मुझे ये इशू देखने को मिल रहा है, या तो क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड करो या फिर अपना अपडेटेड डॉक्यूमेंट भेजो। अगर आपने उनकी क्वेरीज का रिप्लाई टाइम पर नहीं दिया या फिर प्रेफरेंसेस टाइमली नहीं भरी तो यहां पर भी आपका रिजेक्शन हो जाएगा, चाहे आपके सीयूटी में फुल मार्क्स ही क्यों ना आ जाए। तो इस पॉइंट को भी आप लोगों को बिल्कुल ध्यान में रखना पड़ेगा। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जिसकी वजह से रिजेक्शन देखने को मिलता है वो है रॉन्ग सब्जेक्ट मैपिंग कर लेना। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने सीयूटी के अंदर ऐसे सब्जेक्ट का एग्जाम दे दिया होगा जो आपके क्लास 12th में नहीं था। तो जब आप सभी सब्जेक्ट मैपिंग कर रहे होंगे तो आपके क्लास 12th के सब्जेक्ट्स और सीयूटी के डोमेन सब्जेक्ट्स मैचिंग नहीं कर रहे होंगे, सब्जेक्ट मैप नहीं हो पाएंगे और वहां पर रिजेक्शन का सामना करना पड़ जाता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ऐसे ही सब्जेक्ट्स आपको सीयूटी में देने चाहिए जो आपके क्लास 12th में थे और आपने सीयूटी में भी डोमेन्स में वही चूज करे हैं। अगर ऐसा है तो आपको आगे कोई रिजेक्शन का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन कोई और ऐसे सब्जेक्ट का एग्जाम आपने सीयूटी में दे दिया है जो आपके क्लास 12th में नहीं था तो आप सभी को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है ड्यूरिंग सब्जेक्ट मैपिंग। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आप सभी को और बता देता हूं कि ये सारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज ना अपने अलग अलग पोर्टल पर काउंसलिंग करा रहे होंगे, जैसे डीयू सीसास पोर्टल पर काउंसलिंग कराएगा, बीएचयू सीएपी पोर्टल पर, जेएनयू ई काउंसलिंग पोर्टल पर, एयू समर्थ पोर्टल पर। नाउ बच्चों, अगर आप सभी मेरे से एक ऐसी वीडियो चाहते हैं जहां पर मैं सारी बड़ी बड़ी सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज के काउंसलिंग पोर्टल्स के बारे में आपको बताऊं, उनके लिंक्स भी आपको प्रोवाइड कर दूं और साथ ही साथ उनकी प्रॉपर एडमिशन टाइमलाइंस आपको बता दूं, तो इसके लिए आप सभी अभी के अभी कमेंट करिए यस। अगर बहुत सारे कमेंट आए ना तो मैं सारी बड़ी बड़ी सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज के लिए एक बढ़िया वीडियो लेके आ जाऊंगा। इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि बच्चों अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए, इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं जिससे आगे आपको प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े, अवेयरनेस आपको मिल रही है और इन सारी यूनिवर्सिटीज की अपडेट्स भी इस एक चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो सब्सक्राइब अभी के अभी कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नाउ अब हम आ जाते हैं उन माइनर इश्यूज के बारे में जिनसे रिजेक्शन का सामना कई बार स्टूडेंट्स को करना पड़ जाता है। सो जैसे कि बच्चों मैंने ऑलरेडी आपके लिए क्लियर कर दिया है कि अगर आपके कैटेगरी डॉक्यूमेंट्स में कोई इशू आता है तो आपको कैटेगरी बेनिफिट या रिजर्वेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको सीधा एक जनरल कैटेगरी स्टूडेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। लेकिन एक बात आप जान लीजिए, अगर किसी स्टूडेंट ने रिजर्वेशन बेनिफिट पाने के लिए अपने फेक डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए ना तो आगे प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ सकता है। सिर्फ ऑनलाइन वेरिफिकेशन नहीं होता है, आगे फिजिकल वेरिफिकेशन भी होता है। फेक डॉक्यूमेंट्स आपके पास पाए गए तो सीट कैंसिलेशन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो खासकर जनरल कैटेगरी में हमें देखने को मिलता है कि वो लोग ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन बेनिफिट पाने के लिए फेक ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट्स बनवा लेते हैं। तो मेरा सभी को रिकमेंडेशन होगा इन चीजों से आप बचिएगा क्योंकि मल्टीपल स्टेजेस ऑफ वेरिफिकेशन आगे हो रहा होगा। नाउ इसी के साथ साथ ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी स्टूडेंट्स को मैं बोलना चाहूंगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशूड हो और आपके डॉक्यूमेंट्स 31 मार्च 2026 के बाद इशूड होने चाहिए। उससे पहले के इशूड डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्टेबल दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं है। ये चीज क्लियरली इनके इंफॉर्मेशन बुलेटिन में बताई गई है। जहां तक बात है हमारे एससी एसटी स्टूडेंट्स के लिए, तो आपके डॉक्यूमेंट्स सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशूड होने चाहिए, एसडीएम डीएम के द्वारा इशूड होने चाहिए। बस ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, बाकी आपके में कोई डेट का क्राइटेरिया नहीं है जैसे ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी स्टूडेंट्स में है। बाकी पीडब्ल्यूबीडी, केएम, कश्मीरी माइग्रेंट कोटा और सीडब्ल्यू कोटा के तो फॉर्मेट्स आते हैं, बस वो आपको फिल करना पड़ेगा और रेलेवेंट अथॉरिटी के द्वारा साइन कराना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट शुड बी इशूड आफ्टर द प्रिस्क्राइब्ड कट ऑफ डेट। ये कट ऑफ डेट क्या है जो मैंने यहाँ पर आपको लिख के मेंशन कर दी है। बाकी बच्चों, जो आपके स्पोर्ट्स या ईसीए कोटा सर्टिफिकेट्स हैं तो याद रखिएगा ये डीयू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही मैच करने चाहिए। अगर मैच नहीं करेंगे तो आगे आपको इश्यूज का सामना करना पड़ेगा।
ठीक है। नाउ आगे बच्चों एक और बेसिस पर भी आपका रिजेक्शन करा जा सकता है कि अगर आप सभी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी का फेज 1 भर दिया, अच्छे से फेज 1 करा, बहुत बढ़िया बात है। फेज 2 में आप लोगों ने प्रेफरेंसेस भर दी, बहुत बढ़िया बात है। फेज 3 के अंदर जो जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं वो आपने पार कर ली, लेकिन जब आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से एक कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो उसकी पूरे साल की फीस आपको सबमिट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप वो फी पे करने में फेल हो गए और आप लोगों ने डेडलाइन से पहले फी पेमेंट नहीं करी तो सारी जो आपने पहले मेहनत करी है वो मिट्टी में मिल जाएगी और आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। तो इस चीज को भी याद रखिएगा, जरा जाके देख लो कॉलेजेस की कितनी फीस होती है। अराउंड 10,000 से 50,000 तक की फी आपको देनी पड़ सकती है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलग अलग कॉलेजेस के लिए। तो इतना अमाउंट आप सभी जरा सेव करने लग जाइएगा अगर कोई थोड़ा फाइनेंशियली पुअर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। Now, आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि जैसे मैंने बताया फेक कैटेगरी डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल भी सबमिट मत करिएगा टू गेट लोअर कट ऑफ एडवांटेज, आगे दिक्कतें आ जाएंगी। साथ ही साथ अगर आपकी फोटोग्राफ या फिर सिग्नेचर जो आप लोग अपलोड करेंगे सीसैस पोर्टल पर उसमें कोई मिसमैच दिखा तो आपके लिए दिक्कतें क्रिएट हो जाएंगी। और बाकी बच्चों ये चीज भी आप जान लीजिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के सीसैस पोर्टल पर आप सभी को अपने मार्क्स मैन्युअली एंटर करने पड़ते हैं कि अच्छा आपकी 12th मार्कशीट आपके सामने है, उसमें लिखा होगा कि इकोनॉमिक्स में आपके इतने मार्क्स आए, तो सीसैस पोर्टल पर आपको मैन्युअली टाइप करना पड़ेगा कि इकोनॉमिक्स में मेरे 96 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 100। फिर आपने देखा अकाउंट्स में कितना है, अच्छा 76 आए, तो आपको 76 मैन्युअली डालना पड़ेगा। अब ऐसे मत करना कि यार मेरे 79 मार्क्स आए थे, मैं अप्रॉक्सीमेटली 80 मार्क्स लिख देता हूं, मेरे 94 मार्क्स आए थे, मैं अप्रॉक्सीमेटली 95 मार्क्स लिख देता हूं। ये अप्रॉक्सीमेटली का काम मत करिएगा। अगर आपके मैन्युअली एंटर्ड मार्क्स आपकी एक्चुअल मार्कशीट से मिसमैच करे तो वहां पर भी रिजेक्शन का सामना आपको करना पड़ सकता है। ये सारी वो 13 मिस्टेक्स के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया है जिसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। कोई यूट्यूब पे नहीं है जो आप सभी को इतने डिटेल वे में इन सारी चीजों के बारे में बता रहा होगा। अगर आप सभी अलग अलग यूनिवर्सिटी एडमिशन पोर्टल्स के बारे में जानना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट में लिखिए यस, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बिकॉज यही चैनल आपके यूनिवर्सिटी काउंसलिंग के दौरान सहारा बनेगा। यहीं पर ही मैं आपको सारी अपडेट्स प्रोवाइड करूंगा और कैसे फॉर्म फिल करना है इसकी भी वीडियोस आपके लिए बना रहा हूंगा। तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।